हेलो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्ज़ाम गुरु जी। हमारे पास ये एक स्टेट लेवल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन है, जो कि मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है ये मुझे फेसबुक पर कहीं मिला था। मैंने वहाँ से ही ये 50 क्वेश्चन लिए हैं। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में 25 दोबारा करेंगे, तो पूरे 50 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये कौन से स्टेट का क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से स्टेट का है। सिर्फ ये पता है कि भाई जो लोकसभा सॉरी लोकसभा नहीं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है उसका है, लेकिन किस स्टेट का है ये नहीं पता है। देखिए, फर्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि आरसीसी सेक्शन वेयर द स्टील एंड कंक्रीट बोथ रीचेस देयर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस एट द सेम टाइम, एक ही समय पर वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच रहे हैं, दोनों कौन, स्टील एंड कंक्रीट। इट मीन्स कि हमारा जो सेक्शन रहेगा वो बैलेंस सेक्शन रहेगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर मान के चलो कि भाई कोई स्टील पहले पहुंच रहा है, क्योंकि स्टील पहले फेल हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा। कंक्रीट पहले पहुंच रहा है तो वो भाई स्टील उसमें जाता है, तो हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डबली रेनफोर्स आरसीसी बीम इज प्रोवाइडेड विद। डबली रेनफोर्स बीम जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है विद। डबली रेनफोर्समेंट बीम की जब भी बात आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्टील होता है वो हम टेंशन की बजाय कंप्रेशन में भी प्रोवाइड करते हैं। इनके दोनों सेक्शन में, हम दोनों जोन में हम स्टील को प्रोवाइड करते हैं। जो स्टील होता है वो 10 टाइम्स, 10 गुना उसकी ज़्यादा कॉस्ट आती है कंक्रीट से, क्योंकि भाई हम जो है स्टील जो है वो दोनों सेक्शन में, जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये स्टील जो होता है वो हमें महंगा पड़ जाता है डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। तो अगर आप कंप्रेशन जोन में भी स्टील को प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो डेप्थ होती है बीम की वो रिड्यूस हो जाती है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, क्योंकि ये पॉइंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा, रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन जोन एज वेल। हम भाई कंप्रेशन जोन में भी स्टील जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। अगला देखिए, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार ऑफ कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। यहाँ पर तो हमसे सिर्फ डायमीटर ही पूछा है लॉन्गिट्यूडिनल बार का। अगर यहाँ पे मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, तो मिनिमम जो होता है वो 0.8% होता है उसके ग्रोस सेक्शनल एरिया के। मैक्सिमम जो होता है वो 6% होता है उसके ग्रोस सेक्शनल एरिया के। अगर यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, इसकी मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होती है, हमारा एक रेक्ट एंगुलर कॉलम होता है उसमें 4 प्रोवाइड की जाती है, और सर्कुलर जो होता है उसमें 6, एंड ऑक्टागोनल जो होता है जिसकी 8 भुजाएं होती है उसमें 8 जो होती है रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड की जाती है। अगर यहाँ पे मिनिमम क्लियर कवर की बात करेंगे कॉलम के केसेस में, तो वो ग्रेटर देन 40 mm, या फिर बार जो जो आप डायमीटर की बार यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमम डायमीटर रेनफोर्समेंट बार की बात करेंगे तो वो 12 mm ही होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग प्लेटफॉर्म टू इनेबल मैशन टू वर्क एट डिफरेंट स्टेज ऑफ बिल्डिंग इज नाउन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो होती है एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है। सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भाई स्कैफोल्डिंग इज ए, क्या होती है, तो एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने आपको प्रोवाइड की गई है। एंड जो टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग होती है वो वेरी करता है कि भाई आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह की कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं। जो स्कैफोल्डिंग होती है वो दो तरह के मटेरियल से बनती है, एक हमारा टिम्बर हो गया, एक स्टील हो गया, तो दो तरह के मटेरियल होते हैं। अगर हम यहाँ पे स्कैफोल्डिंग के टाइप की बात करेंगे, तो यहाँ पे सिंगल स्कैफोल्डिंग होती है, डबल स्कैफोल्डिंग भी होती है, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग होती है, सस्पेंडेड होती है, स्टील स्कैफोल्डिंग होती है, एंड ट्रिसल स्कैफोल्डिंग भी होती है। तो इस तरह की स्कैफोल्डिंग बहुत तरह की होती है, 7 तरह की होती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होने जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एलिमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। इन चारों में से शेयर बॉल, बॉल ओपनिंग, या फिर स्टेयरकेस, या फिर पार्टीशन वॉल, तो कौन सा होता है जिसका थोड़ा बहुत योगदान रहता है कि भाई वो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सके। भाई जब भी अर्थक्वेक की बात आती है, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। वैसे ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो आंसर
मैक्सिमम आंसर जो होते हैं सभी को पता होते हैं। तो हमारा ये मोटिव है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है उस क्वेश्चन से बताई जाए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे और पॉइंट बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, अगर आपको नहीं पता तो आपकी स्टडी भी होती रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। तो देखिए अर्थक्वेक जो होता है ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के इस आईएस कोड में आता है, 1893 आईएस कोड में ये आपको देखने को मिलेगा पार्ट 1 में। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाने से आपका क्या मीनिंग है? एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ISRO, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज ए बिल्डिंग। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग जो होती है किस तरह की बिल्डिंग होती है भाई? तो एक बिल्डिंग होती है जिसको आप बनाते हैं कि भाई वो अर्थक्वेक जब भी आता है तो उस टाइम वो सरवाइव कर सके। तो यही उसका मेन पॉइंट होता है, बिल्ड टू सरवाइव एन अर्थक्वेक। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बॉल ओपनिंग। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऑन ए ग्रेडिंग कर्व ऑफ एग्रीगेट गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। गैप ग्रेडिंग जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है। सो ग्रेडिंग कर्व जो होता है उसमें जो एग्रीगेट का गैप ग्रेडिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही आप रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर स्टैफ फुटिंग इंडिविजुअल फुटिंग इज कनेक्टेड बाय। इंडिविजुअल फुटिंग जो होती है वो कनेक्ट की जाती है किसके द्वारा? स्टैफ बीम जो होता है उसके द्वारा। अगला देखिए, मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है वाटर सप्लाई पाइप इज मेंटेन एट। क्या होती है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी? भाई अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के ऊपर। तो सबसे पहले कोई सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक मिनिमम वेलोसिटी होती है एट विच सीवेज जो होता है शुड फ्लो। वो सीवेज जो होता है वो फ्लो करता है सच दैट देर इज नो डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द ड्रेन लेंथ। ड्रेन की जितनी भी लेंथ होती है वहाँ पर जो कुछ भी फ्लो हो रहा है तो वो वहाँ पे जमना वगैरह नहीं चाहिए, जमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, डिपोजिशन नहीं उसका होना चाहिए, वो बहता हुआ चले जाना चाहिए। तो उसकी जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है वो 0.6 से लेकर 0.9 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन डी में यहाँ पे दी गई है। कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। अगला देखिए, द जियोलॉजिक फॉर्मेशन विच इज नीदर पोरस नोर परमेबल एंड हेंस नीदर कंटेन नोर यील्ड ग्राउंड वाटर इज टर्म एज। ये डेफिनेशन है, आपको पता है कि एक्वा फ्लूइड की ये डेफिनेशन है। अब एक यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, एमपी का एक एक लेवल का एग्जाम हुआ था वहाँ की भाई एक्वा फ्लूइड जो होता है इसका क्या एग्जाम्पल होता है, इसका आप एग्जाम्पल हमें बताइए। ये तो इसकी डेफिनेशन है, हमें पता लग गया कि भाई ये डेफिनेशन है इसकी, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है सॉलिड ग्रेनाइट रॉक। वहाँ पर एक एग्जाम्पल पूछा गया था, MPSC AE सिविल का मेन का एग्जाम हुआ था 2018 ऑफिशियल में, पार्ट 2 पेपर जो था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। या तो इसका एग्जाम्पल एक और हो सकता है कि मैसिव कंपैक्ट रॉक, ये एक ही बात है वैसे, लेकिन जो सिंपल वे में आपको पता लगेगा वो आप देख लीजिए। सॉलिड सॉलिड ये होता है सॉलिड ग्रेनाइट रॉक, तो ये सिंपल है। कंपैक्ट वाला आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्चार्ज फॉर प्लानिंग ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज। मोस्ट सुटेबल मेथड जो होता है वो कौन सा होता है? सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा वेलोसिटी एरिया मेथड। वेलोसिटी एरिया मेथड ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है रिवर का फ्लो जो होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए। रिवर फ्लो, देखिए डिस्चार्ज फ्लो एक ही बात है। फॉर प्लानिंग ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट आपको पता है कि किससे शुरू होता है, एक रिवर नदी से ही शुरू होता है। तो रिवर फ्लो जो होता है उसको एस्टिमेट करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड है वेलोसिटी मेथड। नेक्स्ट वन देखिए, पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता है कि 6.5 से 8.5 जो होती है वो वाटर सप्लाई का पीएच वैल्यू होता है।
कॉमन क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अगला देखिए, द शेप ऑफ कैनाल डिपेंड्स अपॉन, जो शेप होती है कैनाल की वो किस पर डिपेंड करती है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो वाटर डिस्चार्ज रहेगा, वाटर डिस्चार्ज। शेप जो होती है कैनाल की वो डिपेंड करती है वाटर का कैसा डिस्चार्ज है, कैसा फ्लो हो रहा है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई शेप ऑफ चैनल सेक्शन, कैनेडी थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग जो शेप होती है चैनल सेक्शन की वो क्या होती है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये ए लेवल का क्वेश्चन है, तो वहां पर ये पूछा गया था कि शेप जो होती है चैनल सेक्शन की कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या क्या होती है, तो वो ट्रैपेजॉइडल होती है। ट्रैपेजॉइडल आप याद रख लीजिए, ट्रैपेजॉइडल होती है। ये पॉइंट भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज द एरिया ऑफ फ्लो, बी इज द वेटर पेरीमीटर एंड टी इज द टॉप विड्थ ऑफ फ्लो, द हाइड्रोलिक डेप्थ जो होती है आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाइड्रोलिक डेप्थ जो होती है, सो हम इसको डिफाइन करेंगे ए एंड टी का रेशो। ए एरिया ओवर टॉप विड्थ ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होती है ए बटे टी इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ फ्लो सेक्शन डिवाइडेड बाय टॉप वाटर सरफेस विड्थ। तो ए बटे टी बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ कैनाल हेड वर्क इज, मोस्ट सुटेबल लोकेशन जो होती है कैनाल हेड वर्क की वो कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा थ्रू स्टेज ऑफ रिवर। एग्जाम में ये नहीं दिया होता है आपको, सिर्फ ये थ्रो स्टेज ही दिया होता है। थ्रो स्टेज जो होती है इज द स्टेज, इसमें क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है रिवर का वो बना हुआ होता है एलुवियल सैंड एंड सिल्ट का बना हुआ होता है। एंड इस यहाँ पर जो बेड स्लोप एंड वेलोसिटी जो रहती है वो स्मॉल रहती है। एंड इस स्टेज में क्या होता है, सीपेज लॉसेस जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए आप इसको कैनाल हेड वर्क के लिए मोस्ट सूटेबल लोकेशन मानते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्रॉप्स दैट नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर, लोट्स ऑफ वाटर, पता है कि भाई चावल। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो अगला देखिए, मोस्टली यूज्ड रोड इन नेपाल इज, मोस्टली जो रोड नेपाल में यूज की जाती है वो कौन सी होती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा डाउट ही है, तो अर्थन रोड हो सकता है। वैसे वैसे मैंने नेट पर सर्च किया था तो मुझे यही मिला आंसर, तो आप देख लीजिए कि यही है कि कुछ और है। हम नेपाल वैसे गए रहे हैं, नेपाल में वैसे 21 नेशनल हाईवे है। सो इतना छोटा थोड़ी सी जानकारी ही हमें इसके बारे में पता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू NRS 2070 विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम PCU, पैसेंजर कार यूनिट, इन चारों में से किसका सेम होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन जो है ये भी नेपाल का ही क्वेश्चन है। देखिए NRS क्या होता है, नेपाल रोड, तो ये नेपाल रोड से क्वेश्चन पूछा गया है, ये इनका आई कोड होगा शायद। तो PCU आपको पता है कि इंडिया के लिए तो हमारा कुछ डिफरेंट रहता है। जैसे कि पैसेंजर कार यूनिट इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ऑटो रिक्शा की अगर आप बात करेंगे, ऑटो रिक्शा उसके लिए पैसेंजर कार यूनिट जो होता है वो एक ही होता है। जैसे कि ट्रैक्टर, अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर रहता तो उसके लिए एक होता। अगर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर विद ट्रेलर, यहाँ पे जैसे कि ये ट्रेलर दिया गया है ना, ऐसा होता तो उसके लिए हमारा पैसेंजर कार यूनिट 3 होता। सो यहाँ पे रिक्शा की, ऑटो रिक्शा तो हमारे लिए तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिंपली रिक्शा दिया है तो हमारा यहाँ रिक्शा के बारे में कुछ बताया नहीं है मुझे। साइकिल रिक्शा होता तो आई थिंक 1.5 होता। तो ये क्वेश्चन डाउट पर छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ डाउट ही है मुझे। ये बोर्ड के हिसाब से तो हम चलते नहीं है कि भाई ये बोर्ड वालों ने जैसे कि इसको आंसर सही माना, तो ये कुछ गलत ही ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए कि इसका आंसर क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो कर सकते हैं। सो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक जो होता है, जब मान के चलो कि जो आपका एरिया है ये वैसे अर्बन एरिया में ही प्रोवाइड किया जाता है, तो अर्बन एरिया में क्या होता है कि साइकिल की जो वॉल्यूम होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक अलग से ट्रैक बनाना पड़ता है साइकिल ट्रैक के नाम से। अगर आप एक सिंगल ही बनाते हैं तो उसकी जो बिड्थ रहेगी मिनिमम वो 2 रहेगी। ओके, 2 मीटर रहेगी। अगर ऐसा हो जाए कि अब भाई थोड़ा
ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप एडिशनल 1 मीटर जो होता है ईच साइकिल लेन के लिए कर सकते हैं। ईच साइकिल लेन के लिए एडिशनल आप ले सकते हैं, 1 मीटर जो है वो एडिशनल ले सकते हैं। लेकिन सिंपली आप इसको 2 मीटर याद रखिए कि मिनिमम जो विड्थ होती है वो 2 मीटर ही होती है साइकिल ट्रैक के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैरिज वे भी होता है, आपको पता है कि कैरिज वे जो होता है जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ चलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती है, तो उसको कैरिज वे ही बोलते हैं। एक बस वे भी होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बस वे। बस वे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बस वे जो होता है वो आपको 70 मीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन, 75 मीटर यानी कि 75 मीटर आपको दूर देखने को मिलता है। इंटरसेक्शन जो होता है जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, चौराहा जिसको बोलते हैं, चौराहे से 75 मीटर वो आपको दूर देखने को मिलेगा बस वे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए था, पोजीशन ऑफ बेस कोर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट इज। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसमें जो बेस होता है उसकी पोजीशन कहाँ पर आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो देखिए ये हमारा एक मान के चलो कि सेक्शन है फ्लेक्सिबल पेमेंट का। तो सबसे नीचे जो होता है वो क्या आता है, ये वाला सब ग्रेड आता है। इसकी अगर आप मोटाई की विड्थ की बात करेंगे तो ये 150 से लेकर 300 mm इसकी मोटाई होती है। उसके बाद आता है सब बेस। सब बेस की बात करेंगे तो ये 100 से लेकर 300 mm इसकी विड्थ होती है। सब बेस के बाद हमारा बेस कोर्स आता है। बेस कोर्स जो होता है ये भी 100 से 300 ही होता है। उसके बाद बाइंडर कोर्स आता है। बाइंडर कोर्स जो होता है वो 50 से 100 mm होता है। एंड लास्ट वन जो होता है वो सरपस कोर्स जिसको आप बेयरिंग कोर्स के नाम से जानते हैं, ये 25 से 50 mm का होता है। तो देखिए सब बेस के ऊपर आता है, यानी कि बेस जो होता है वो सब बेस के ऊपर आता है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज मेजर बाय। कंक्रीट की जो वॉल्यूम होती है क्यूबिक मीटर, एम क्यूब, कॉमन क्वेश्चन है। अब देखिए वेट ऑफ 10 mm माइल स्टील रोड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है। आपको पता है कि भाई वेट कैसे निकालना है, डी का स्क्वायर ओवर 162.2। इस फॉर्मूले से आप वेट जो होता है माइल स्टील का 1 मीटर के हिसाब से निकाल सकते हैं। आपके पास जितनी मीटर है उसके आप मल्टीप्लाई करके वेट निकाल सकते हैं लेंथ का। तो इसका आपको आंसर, यानी कि ये डी जो होता है ये डायमीटर बार होता है। जैसे कि यहाँ पे 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर ओवर 162.2, ये आप करेंगे तो 1 मीटर का वेट आ जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो लिखना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट में देखिए, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नाउन एज, उसको क्वांटिटी सर्वेइंग बोलते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको निकालनी है, बहुत सारी आइटम होती है वर्क्स की, तो वो क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन अबव द फ्लोर लेवल। सो ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि 75 से 80 सेंटीमीटर ये फ्लोर का लेवल है। तो यहाँ से आप 75 से 80 सेंटीमीटर वॉश बेसिन की हाइट रखते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इन रेट एनालिसिस, जब भी आप रेट एनालिसिस करते हैं तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है इंडियन टाइप की जो WC होती है, जिसका साइज भी कई बार आपको दिया हो सकता है कि भाई उसका साइज जो है वो 500 है या फिर 600 है, 700 है, कुछ भी साइज उसका बता सकता है। तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जो है गुजरात के जेई एग्जाम में, जेई तो नहीं ए के एग्जाम में पूछा गया था। आपको पता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होते हैं ए लेवल के भी पूछे जाते हैं। तो भाई उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना होता है भाई तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो रहेगा वो नंबर में ही रहता है। वैसे आपको WC जो होती है उसकी लेंथ, उसकी हाइट, इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ओवरऑल लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो लेंथ जो होती है वो 450 से लेकर 675 mm उसकी लंबाई होती है। अगर वहां पर आप फ्लशिंग टंकी जो होती है उसको फिट करेंगे तो 10 लीटर पानी जो होता है प्रॉपर फ्लशिंग के लिए आपको उसमें होना जरूरी है। 10 लीटर, 10 लीटर पानी उस जो टंकी होती है वहां पर होना ही चाहिए, क्योंकि फ्लशिंग के लिए प्रॉपर फ्लशिंग आपको करनी है तो 10 लीटर
पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट बाय इंटरेस्टेड बिडर व्हाइल बिडिंग ए टेंडर एज गारंटी इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको हम बोलते हैं अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी, तो ये आपको पता होना जरूरी है कि भाई अर्नेस्ट मनी क्या होती है। अर्नेस्ट मनी एक स्मॉल रिफंडेबल फीस होती है जो कि कलेक्ट की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, हर एक बिडर के द्वारा, ताकि ये इंश्योर कर सके डिपार्टमेंट की भाई जो बिडर है वो एक डमी बिड नहीं कर रहा है, या फिर वो बाद में हट नहीं जाएगा जब वो टेंडर जो होगा वो ओपन होगा। ये पॉइंट आप याद रखिए। तो ये जो अर्नेस्ट मनी होती है वो 2% होती है, जो वैल्यू होती है टेंडर की उसकी 2% होती है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम डे फॉर ए टेंडर नोटिस पीरियड इन केस ऑफ सील्ड क्वेटेशन के लिए कितना दिन होता है सील्ड कोटेशन के लिए? सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 15 डेज, 15 दिनों का। अब एक ही क्वेश्चन बचता है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट लाइज विद, फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी जो होती है प्रोजेक्ट की वो कौन सी होती है? तो वही जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो होती है चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के पास फुल पावर होती है किसी भी टेक्निकल काम को सेक्शन करने की, तो ये फाइनल टेक्निकल अथॉरिटी होती है। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है इसके पास सिर्फ 40 लाख रुपए तक ये काम को सेक्शन कर सकता है, 40 लाख रुपए तक। एंड अगर आप यहाँ पे सुपर इंटेंडेंट की बात करें, सुपर इंटेंडेंट इंजीनियर की बात करें, तो इसके पास सिर्फ 1 करोड़ की होती है। भाई अब यहाँ पे कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि भाई जेई भी होता है, भाई हम जेई की तैयारी करें तो हमारे पास क्या होती है? तो भाई आपको बता दूं कि जेई के पास कोई भी काम करने की पावर नहीं होती है, किसी भी काम को सेक्शन करने की पावर नहीं होती है। ये इन सभी के पास होती है, एई के पास होती है, सुपरिंटेंडेंट के पास होती है, चीफ इंजीनियर के पास होती है, लेकिन जेई के पास कोई पावर नहीं होती है। ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 26 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।